नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया आरबीआई के अगले गवर्नर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के अफ्रीकी दौरे से लौटने के बाद आरबीआई गवर्नर के तौर पर पनगड़िया के नाम का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री के दौरे से वापस लौट रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई गवर्नर के नाम का ऐलान कल हो सकता है। आरबीआई के मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है और उन्होंने कार्यकाल के एक्सटेंशन के लिए पहले ही मना कर दिया। पनगड़िया G20 समिट में भारत की तरफ से नेगोशिएटर भी हैं। पनगड़िया को नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का समर्थक भी माना जाता है। तो आज जब जी बिजनेस ने अरविंद पनगड़िया से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी तब देखेंगे। तो अरविंद पनगड़िया हो सकते हैं अगले आरबीआई गवर्नर। और अब हम आपको अरविंद पनगड़िया के बारे में कुछ अहम जानकारियां देते हैं। तो 13 जनवरी 2015 को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया कौन है, उनके बारे में तमाम अहम जानकारी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी अरविंद पनगड़िया रह चुके हैं। पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया के पास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री हासिल है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहे हैं। 15 से ज्यादा किताबें अभी तक वो लिख चुके हैं। जगदीश भगवती के साथ वाई ग्रोथ मैटर्स उन्होंने किताब भी लिखी है और पनगड़िया के पेपर्स कई टॉप इकोनॉमिक जर्नल्स में प्रकाशित हुए। तो तमाम ये फैक्ट्स हैं अरविंद पनगड़िया के बारे में। और फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल में गेस्ट कॉलम भी अरविंद पनगड़िया ने लिखे हैं। तो जब जी बिजनेस ने अरविंद पनगड़िया से इस बारे में बातचीत की, पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी तब देखेंगे। और असीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, अरविंद पनगड़िया को मोदी की आर्थिक नीतियों का समर्थक भी माना जाता है। अब उन्हीं के नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। आपके पास क्या अपडेट, क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री जब अपने विदेशी दौरे से लौटेंगे तो इनके नाम का ही औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा? देखिए, रघुराम राजन जो है उनका कार्यकाल सितंबर में ख़त्म हो रहा है और जो प्रधानमंत्री ऑफिस के जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 18 जुलाई से पहले जो है नए आरबीआई गवर्नर का चयन जो है कर लिया जाएगा। पहले 4 नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें अजित पटेल, राकेश मोहन, अरुंधति भट्टाचार्य और सुबीर गोकरण थे। लेकिन ये 5वां नाम बाद में जो है ऐड किया गया है, अरविंद पनगड़िया, जो कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और फिलहाल नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है। तो उनको देखते हुए उनके नाम के ऊपर सहमति जो है वो बन सकती है। हालांकि इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अफ्रीका के दौरे पर है। आज देर रात तक वो जो है दिल्ली लौटेंगे और 18 जुलाई से पहले कोई फाइनल फैसला जो है इसके ऊपर जो है वो लिया जा सकता है। और जो फ्रंट रनर जो है अभी तक जो अरविंद पनगड़िया ही निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि यह एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है और इकोनॉमिस्ट भी है और इस वजह से अभी तक इनका नाम जो है टॉप कंटेंडर के तौर पर निकल के आ रहा है। जी असीम, इससे पहले और भी तमाम नाम जो हैं सामने आ रहे थे। अरुंधति भट्टाचार्य, अरविंद सुब्रमण्यम, इन सभी लोगों का नाम था। लेकिन आखिरकार अब सहमति अरविंद पनगड़िया के नाम पर बनती दिखाई दे रही है। देखिए, काफ़ी सारे नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, क्योंकि रघुराम राजन ने जब कहा था कि वो दूसरा टर्म जो है वो नहीं लेना चाहते हैं तो सरकार ने ठीक उसके बाद ही तलाश जो है वो शुरू कर दी थी। तो कई नाम निकल करके आए थे। ये भी कहा गया था कि 4 नाम जो हमने शॉर्टलिस्ट किए, 4 नाम जो मैंने अभी आपको बताए, उसके बाद एक फाइनल जब एडिशन हुआ तो निकल करके आया कि अरविंद पनगड़िया जो है वो टॉप जाहिर के नाम पर सहमति बनती दिख रही है। असीम, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और वृंदा जागीरदार इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वृंदा जी, वेलकम टू जी बिजनेस। आपसे जाना चाहेंगे, अभी तक तमाम नाम सामने आ रहे थे आरबीआई गवर्नर के लिए, लेकिन अब जाकर सहमति जो बनती दिख रही है वो अरविंद पनगड़िया के नाम पर है। तो आप सरकार की इस चॉइस को किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक तो वो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट है, ग्लोबली रेस्पेक्टेड है। उन्होंने बहुत इंडिया पर भी स्पेसिफिक काम किया है। तो ही हैज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स, जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इस समय। दूसरी बात की जो इकोनॉमिक मैटर्स, जो ग्लोबल इकोनॉमी के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो भी देख रहे हैं कि ऐसा कोई हो जो उनके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो उनको ग्लोबल एक्सपीरियंस बहुत है
और इंडिया स्पेसिफिक भी बहुत एक्सपीरियंस है. ही इज वेरी रिस्पेक्टेड एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन एकेडमिशियन, एज अ पॉलिसी मेकर. तो इतनी सारी चीजें जब है उनमें तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है कि वो ऐसे पद को संभालें. तो इसलिए ये अभी ऑफ कोर्स स्पेकुलेट करना तो ठीक नहीं होगा. पता नहीं, अभी डिपेंड्स अपॉन किनका नाम आ रहा है, क्योंकि सारे लोग ही बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं. तो लेकिन ये नाम भी अभी जो आपने कहा, अभी जो आपने पूछा, उससे मैं कह रही हूँ कि ये इट्स अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी एंड वेरी गुड चॉइस ऑल्सो. क्योंकि इनमें बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग है. उन्होंने इकोनॉमिक्स की इतनी अच्छी ग्रिप ग्रास्प है और इतनी किताबें भी लिखी हैं. तो इसलिए ऑल टुगेदर आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड. जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, तो उनके इस पूरे अनुभव को देखते हुए जिस तरीके के चैलेंजेस जो अब अगले आरबीआई गवर्नर बनेंगे उनके सामने होंगे, तो आपको लगता है उनका अनुभव बहुत ज्यादा काम आएगा और इसी को देखते हुए शायद ये पहली पसंद बने हैं? बिल्कुल. एक तो उनका ग्लोबल एक्सपीरियंस है, दूसरा पॉलिसी मेकिंग में एक्सपीरियंस है, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्सपीरियंस है और इकोनॉमिक्स में एक्सपीरियंस है. तो इतनी सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी काम कर चुके हैं. तो इसलिए ये सब देखते हुए इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन विच विल बी वेरी गुड फॉर द कंट्री. जी, बहुत शुक्रिया वृंदा जी हमसे बातचीत करने के लिए. तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अभी फिलहाल सहमति अरविंद पनगड़िया के नाम पर बनती यहाँ पर दिख रही है और उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे से जब लौटेंगे तो कल तक औपचारिक ऐलान अरविंद पनगड़िया के नाम पर हो सकता है. तो लंबे समय से अटके जीएसटी बिल को राज्यसभा से पास कराने के लिए रणनीति बनाने को लेकर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, मुख्तार अब्बास नकवी और एसएस आहलूवालिया के साथ बैठक की. बैठक के बाद अनंत कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं से इसी हफ्ते मुलाकात होगी. 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल के पास होने की उम्मीद है. सरकार कांग्रेस सहित सभी दलों से इस बिल पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है. We discussed about the parliamentary strategy for the monsoon session, especially regarding the passage of GST. And we will consult all the political parties, take everybody's cooperation. We all will be speaking to the leaders of the Congress party also, because we also want to take them on board. In this parliament session, we will succeed to pass GST. This is very important for the state government and for the federal government. And lot of state governments, non-BJP state government also, they want to support it because after this it is going to be an advantage for them also. It will increase the tax revenue in the state government. So I feel that for this session we are expecting that we will pass this bill. तो जीएसटी पर जेडीयू का कहना है कि वो बिल के समर्थन में है. जेडीयू से राज्यसभा सांसद शरद यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इसके समर्थन में है. सरकार को अब कांग्रेस को मनाना चाहिए. कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात की है. हमारी पार्टी तो पहले से जीएसटी के हक में थी, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से भी चर्चा करके और बाकी पार्टियों से चर्चा करके जीएसटी जो है वो बहुत दिन से लटका हुआ बिल है, उसे पास होना चाहिए. और मैं सोचता हूं कि सत्र में हम लोग कोशिश करके उसको पास करेंगे. दिल्ली की सड़कों से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने पर जल्दी अंतिम फैसला लिया जा सकता है. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी जल्दी इस बारे में कोई फैसला ले सकता है. आपको बता दें एनजीटी पहले ही दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगा चुका, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां चल रही हैं. इस बारे में एनजीटी ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग से पूछा था कि अब तक कितनी पुरानी डीजल गाड़ियां जब्त की गई. इस पर विभाग ने कहा कि एक साल में 3000 डीजल कारें जब्त की गई और 500 रुपए के जुर्माने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. ट्रांसपोर्ट विभाग ने कहा कि अभी देश में पुरानी गाड़ियों को जब्त करने का कोई कानून नहीं है. इस पर एनजीटी ने ट्रांसपोर्ट विभाग से ऐसी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर पक्ष साफ करने को कहा. एनजीटी में इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी.
जून में कारों की बिक्री धीमी पड़ गई है। जून में कार बिक्री 5% से ज्यादा गिरी, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 2.68% का इजाफा देखने को मिला। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक इस दौरान मोटरसाइकिल की बिक्री करीब 8% बढ़कर 9,44,000 पहुंच गई। जून में टू व्हीलर की बिक्री 12.26% बढ़ी। जून में कमर्शियल वाहनों की बिक्री करीब 5.5% बढ़कर 56,000 के आंकड़े को पार कर गई। सभी कैटेगरी में गाड़ियों की बिक्री में 10.7% का इजाफा दर्ज किया गया। केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दालों के दाम जल्द ही नियंत्रण में आएंगे और अच्छे मानसून की वजह से सरकार को उम्मीद है कि इस बार दालों का उत्पादन करीब 2 करोड़ टन रह सकता है। पासवान ने कहा कि अगले महीने से मोजाम्बिक से दालों का इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दालों के दाम कम होंगे। पासवान ने कहा कि दालों के दामों को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया जो दालों को लेकर सुझाव देगी। पासवान ने कहा कि सरकार ने 20 लाख टन बफर स्टॉक बनाने का भी ऐलान किया। आज दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रामविलास पासवान, वेंकैया नायडू, राधा मोहन सिंह और निर्मला सीतारमण सहित कई आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। निर्णय ये लिया गया है कि जो हमारा बफर स्टॉक पहले 1.5 लाख टन था, 1.5 लाख टन से बढ़ा करके 8 लाख टन किया गया और हम हमारे डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर में उसको 20 लाख टन कर दिया गया है। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में नवीन जिंदल को बड़ा झटका लगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने अमरकोंडा मुर्गदंगल में कोयला आवंटन घोटाले में सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दे दी। सुरेश सिंघल ने कोर्ट में कहा था कि उसके पास नवीन जिंदल और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूत हैं जिन्हें वो सीबीआई को देकर उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए उसे इस मामले में सजा से माफी देकर सरकारी गवाह बनाया जाए। सुरेश सिंघल खुद इस घोटाले में आरोपी हैं। सुरेश सिंघल नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल को अपनी सेवाएं देते रहे हैं। सिंघल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जेएसपीएल के लिए काम करते थे। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। सीबीडीटी ने एक बार फिर कहा कि कॉम्प्लायंस विंडो के तहत ब्लैक मनी की घोषणा करने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इस बारे में सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत घोषित संपत्ति से जुड़े किसी भी दस्तावेज, रिकॉर्ड या उससे जुड़े कंप्यूटराइज्ड डेटा को कोई भी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति अथॉरिटी से शेयर नहीं करेगा। आईटी एक्ट के सेक्शन 138 का हवाला देते हुए नोटिफिकेशन में कहा गया कि टैक्स पेयर से जुड़ी जानकारियां गोपनीय होती हैं और उन्हें किसी से शेयर नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, ब्लैक मनी कंप्लायंस विंडो 30 सितंबर तक खुली है। तो भारतीय रेल यात्रियों को जल्द ही एक और तोहफा देने जा रही है। गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड बढ़ाने के साथ ही अब नई ट्रेन तेजस में विश्व स्तरीय सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। तेजस ट्रेनों के डिब्बों को हाई क्लास टेक्नोलॉजी वाली एंटरटेनमेंट सुविधाओं के साथ वाईफाई से लैस किया जा रहा है ताकि यात्रियों को यात्रा का विश्व स्तरीय अनुभव मिल सके। तेजस के डिब्बे सुनहरे रंग के होंगे। तेजस के डिब्बों में एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार होगी। इसमें 22 नए फीचर्स भी लगाए जाएंगे और हर यात्री के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन और हैंडफोन सॉकेट के साथ साथ सुरक्षा निर्देश देने वाली एलईडी बोर्ड भी शामिल होंगे। बायो वैक्यूम टॉयलेट में पानी का स्तर दिखाने वाले संकेतक, सेंसर वाले नल और हाथ सुखाने की मशीनें भी लगी होंगी। तेजस और हमसफर दोनों में ही सीसीटीवी भी लगे होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में स्कूल्स की मनमानी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से अपना जवाब देने को कहा। एक अभिभावक ने स्कूल की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार की थी। हाईकोर्ट ने बाद में इस चिट्ठी को सार्वजनिक हित में खुद ही पीआईएल में तब्दील कर दिया। हाईकोर्ट ने तब स्कूल के कामकाज पर कड़ी टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा था कि स्कूल एक तरह से पैसे वसूलने वाले रैकेट की तरह काम कर रहे हैं। ये भी कहा था कि स्कूल खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं और आज हाईकोर्ट ने स्कूल्स के खिलाफ जारी शिकायतों को एक ही याचिका के तौर पर सुनवाई करने का भी फैसला किया। एक अभिभावक की शिकायत थी कि मुंबई के एक स्कूल ने उनके बच्चे को इसलिए स्कूल से निकाल दिया क्योंकि फीस के अलावा बार बार स्कूल की ओर से मांगे जा रहे पैसों के बदले उन्होंने विरोध जताया था और रसीद भी मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल 3 अगस्त तक बढ़ा दी और कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 3 अगस्त तक 300 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश भी दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि या तो निवेशकों का पूरा पैसा लौटाओ वरना वापस जेल जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को प्रॉपर्टी बेचने की भी इजाजत दे दी, लेकिन प्रॉपर्टी सर्किट रेट के 90% से कम पर नहीं बेच पाएंगे। करीब 2 साल तक जेल में रहने के बाद सुब्रत रॉय फिलहाल पैरोल के बाहर हैं और आरोप ये है कि सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों ने गैरकानूनी तरीके से निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा किए। ऑनलाइन मार्केटप्लेस स्नैपडील ने अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले सेलर्स के लिए 120 से ज़्यादा सब कैटेगरीज की मार्केटिंग फीस 18% तक घटा दी। इसके बाद स्नैपडील अब सबसे कम मार्केटिंग फीस वाला मार्केटप्लेस बन गया। अब सेलर्स को अपने सामान पर करीब 300 रुपये मार्केटिंग फीस के तौर पर देने होंगे। जिनकी मार्केटिंग फीस में कमी की गई उनमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और FMCG के अलावा दूसरी कई सब कैटेगरीज शामिल हैं। हालांकि कुछ सब कैटेगरीज की मार्केटिंग फीस आधा से 5.5% तक बढ़ाई गई। इसके अलावा रिटर्न और एक्सचेंज में होने वाले खर्चे को स्नैपडील सेलर्स के साथ बांटेगा। ये सारे बदलाव सेलर्स के फीडबैक के आधार पर किए गए, जो 14 जुलाई से लागू होंगे। आज के कारोबार में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और बाजार 11 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। 19 अगस्त 2015 के बाद निफ्टी 8,450 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा और अच्छे विदेशी संकेतों के चलते बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 500 अंक और निफ्टी 145 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। बैंक, रियल्टी, मेटल, ऑटो इंडेक्स में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, तो वहीं तेल, गैस, पावर, IT शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी रही। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के मेहराबून ईरानी का कहना है कि बाजार में तेजी जारी रहेगी। ग्लोबल इवेंट्स अकॉर्डिंग टू मी इज द डार्क क्लाउड ओवर हियर। मुझे चाइना का फैक्टर का फियर है एंड सेकंड फैक्टर इज US इलेक्शन विच शुड बी समवेयर इन अक्टूबर और सितंबर से हीट चालू हो जाएगी। तो ये 2 फैक्टर मार्केट कहीं ना कहीं धक्का खाते बैठेगा और धक्के पे मैं समझता हूँ इंडियन मार्केट्स अकॉर्डिंग टू मी रिलेटिवली look very, very, very attractive. कहना ठीक है कि India is relatively more expensive, but we have macros in our favor. Corporate results ultimately over a period of time improvement होगा. Government is working on reforms. So all said and done, it's a big thumbs up for the Indian market. So कहीं भी धक्का बढ़ता है, I think people are going to come and buy into. तो L&T Infotech की IPO को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले ही दिन IPO पूरा सब्सक्राइब हो चुका। IPO का प्राइस बैंड 705 रुपए से लेकर 710 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया। रिटेल निवेशकों को 10 रुपए की छूट दी गई। IPO के जरिए प्रमोटर्स की 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की योजना है। हालांकि IPO में कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि प्रमोटर्स ही 1.75 करोड़ शेयर बेचेंगे। L&T Infotech देश की 6ठी सबसे बड़ी IT कंपनी है। L&T एक ही कंपनी है जिधर फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कैपेबिलिटी मिली हुई है। हम आखा सिटी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकली करते हैं। अभी उसके अंदर इंटेलिजेंस डालना है, ऑटोमेशन डालना है, डिजिटल डालना है और सिक्योरिटी सिस्टम डालना है, स्मार्ट ग्रिड करना है। सो वी हैव ए ग्रुप कॉल्ड स्मार्ट वर्ल्ड। 3 साल में उसका बिजनेस ये साल हुआ है 1100 करोड़, जो साल निकल गया वो, और हमारा ये स्ट्रेटजिक प्लान में उसका बिजनेस 5 गुना होगा। तो ईयर 21 में वो $1 बिलियन तक पहुंचने की हमारी आशा है।